हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर ऋतिका भारद्वाज। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ डील, यानी कि क्लास 11th का चैप्टर मॉर्फोलॉजी आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। करेंगे रिवीजन, लेकिन याद सारी चीजें कर लेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से सेशन स्टार्ट करती हूँ। लेकिन एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और सारे सेशंस को जरूर अटेंड करें। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। ऑल राइट, okay, so the first thing that we are going to study in this chapter is about root of the plant. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूट के बारे में सारी चीजें। सेकेंड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे स्टेम के बारे में। थर्डली हम डिस्कस करेंगे रूट, स्टेम और फिर लीफ के बारे में। देन वील गो टूवर्ड्स द फ्लावर, फिर हम बात करेंगे फ्लावर की। लेटर ऑन हम बात करेंगे इनफ्लोरेसेंस की, फिर हम बात करेंगे फ्रूट की, फ्रूट के बाद हम बात करेंगे सीड की। सो सेवेंथ दैट विल टॉक अबाउट विल बी दी सीड। सीड के बाद हम बात करेंगे फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला के बाद एनसीईआरटी में बेसिकली ब्रॉडली 3 फैमिलीज दी गई हैं, शर्मा जी, वर्मा जी और तिवारी जी। इन 3 फैमिलीज के बारे में हम बात करेंगे। तो हम 9th पे फैमिलीज की बात करेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस चैप्टर में मोस्टली स्टूडेंट्स ये सारे पार्ट्स तो कवर कर लेते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम आती है फैमिलीज को पढ़ने में, फ्लोरल फॉर्मूला को पढ़ने में। लेकिन जब हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम पहले से कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें कलेक्ट करते चलें लेटर ऑन फॉर द फ्लोरल फॉर्मूला एज वेल एज फॉर द फैमिलीज। ऑलराइट, तो इन सारी हेडिंग्स में हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। ये आपका ओवरव्यू है कि हमें क्या क्या देखना है। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली अगर हम चैप्टर के नेम की बात करें तो चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी का सीधा साधा मीनिंग होता है इट इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, यानी बाहर से देखने में जो फीचर्स आपको दिखते हैं, जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो हम उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। सो इट इज द स्टडी ऑफ external फीचर्स की स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अच्छा, कभी आपके दिमाग में ये आता है, अब देखो हालांकि नीट 2023 के स्टूडेंट्स के दिमाग में शायद ये नहीं आएगा, लेकिन जब आपने फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि हम मॉर्फोलॉजी पढ़ क्यों रहे हैं। हमें तो आगे जाकर शायद MBBS करना है, शायद किसी और मतलब जूलॉजी के फील्ड में जाना है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका एक रीजन है। देखो, हमारे आसपास जितनी चीजें उनके बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको यूटिलाइज करने के लिए भी उनका नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन चीजों में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ चेंज आया है, कुछ वेरिएशन आया है, कुछ अडेप्टेशन आया है। तो हम मॉर्फोलॉजी 2 रीजंस के लिए पढ़ते हैं कि क्या वेरिएशन और क्या अडेप्टेशन आए हैं इन प्लांट्स में, और फिर हम इनको कैसे यूज करेंगे। जैसे कि कोई ऑर्नामेंटल प्लांट है, जैसे कि कोई एस्थेटिकली हम प्लांट्स को यूज कर रहे हैं। ऑर्किड्स मेरे बहुत फेवरेट ऑर्किड्स जो है उनको हम बहुत ऑर्नामेंटली यूज करते हैं, मेडिसिनल पर्पस से यूज करते हैं, वेजिटेबल पर्पस से यूज करते हैं, फ्रूट के तौर पे यूज करते हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स हाउ वी यूज प्लांट, एंड उसके बारे में हमें ये पता होना जरूरी है कि उन प्लांट्स में 2 चीजें कैसी कैसी हैं। व्हाट डिड आई टोल्ड यू? वेरिएशन एंड अडेप्टेशन। तो हम 2 चीजें जानने के लिए मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, और वो दोनों चीजें क्या है? द फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू नो इज द वेरिएशन, क्या क्या चेंजेस आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड वी वांट टू नो द अडेप्टेशन। हम जानना चाहते हैं कि अडेप्टेशंस क्या आए हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में बहुत ज्यादा फोकस हम जिस टॉपिक पर करेंगे वो एक और चीज बता देती हूं, दैट इज मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब यही समझा रही हूं, आगे जहां जहां आएगा वहां हम इसकी बात करेंगे। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है मॉडिफाई करना, मतलब कुछ चीज बदल देना। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना
फंक्शन जो है, फंक्शनल पर्पस जो है, उसको छोड़कर कोई और काम करने लग जाए तो हम कहते हैं ये मॉडिफिकेशन हो गया। मतलब अगर मैं एक टीचर हूं, इफ आई एम टीचिंग यू, इसको छोड़ के मैं कोई और काम करने लग जाऊं, मैं बैंक में चले जाऊं, बोलूं कि नहीं मैं बैंक की जॉब करूंगी, और मैं करने भी लग जाऊं, तो वो क्या है? मॉडिफिकेशन। आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन उसको छोड़कर कुछ XYZ चीजों में एंगेज हो जाओ, कुछ और करने लग जाओ, तो वो क्या है? मॉडिफिकेशन। मतलब जब अपना प्राइमरी इंपॉर्टेंट काम जो है वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम कुछ और करने लग जाएं तो मतलब हम क्या कर चुके हैं? मॉडिफाई कर चुके हैं। इसी तरीके से मॉडिफिकेशन देखा जाता है लीव्स में, स्टेम में, एज वेल एज रूट्स में। इज दैट क्लियर? इन तीनों में मॉडिफिकेशन देखा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है। आइए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वील टॉक अबाउट फर्स्टली अबाउट द रूट। अगर हम रूट की बात करें तो सबसे पहले भाई मुझे बताओ, रूट को जब आप, जैसे मैं बोलती हूँ रूट, तो आपके दिमाग में क्या आता है? तो उसके लिए हम रूट के फंक्शंस और रूट के फीचर्स, ये दोनों चीजें सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो अगर हम रूट के फंक्शंस की बात करें तो व्हाट फंक्शंस डू द रूट परफॉर्म? रूट जो है वो कहाँ है? अंडरग्राउंड है, सॉइल में है, और हम हमेशा पढ़ते हैं कि सॉइल में से वाटर मिलता है, सॉइल में से मिनरल मिलता है प्लांट को। तो वाटर और मिनरल लाने का काम किसका है? रूट का है। फर्स्ट थिंग इज अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। दूसरी चीज, इतने बड़े बड़े ह्यूज प्लांट्स जो होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो भी उतनी ह्यूज होती हैं। क्यों ऐसा होता है? ताकि बड़े प्लांट को जमीन के अंदर होल्ड करके रखे। तो होल्ड करना यानी क्या होता है? एंकरेज। तो एंकरेज का काम। ऑलराइट, एंकरेज के बाद और क्या? एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट काम रूट करता है, दैट इज पीजीआर सिंथेसिस। दैट इज पीजीआर सिंथेसिस। पीजीआर सिंथेसिस, फटाफट से मुझे फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताओ, पीजीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या बनाता है रूट? इट मेक्स द प्लांट ग्रोथ हार्मोन। कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन? ऑक्सिन। तो इट मेक्स द प्लांट ग्रोथ हार्मोन। प्लांट ग्रोथ हार्मोन बनाता है, और वो भी कौन सा बनाता है? स्पेसिफिकली ऑक्सिन बनाता है। ऑक्सिन के बारे में यहां नहीं पूछेंगे, लेकिन पीजीआर सिंथेसिस जरूर पूछ सकते हैं। अब आते हैं, डिस्कस करते हैं प्लांट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, वील डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ द प्लांट। ऑलराइट, सो हियर आई एम गोइंग टू राइट द फीचर्स। प्लांट के बोल दिया मैंने, सॉरी, रूट के क्या फीचर्स होते हैं? देखो, रूट अंडरग्राउंड होती है, अंडरग्राउंड होती है तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है, यानी ग्रोथ टुवर्ड्स द ग्रेविटी, दैट इज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। राइट, अब आप रिलेट कर पा रहे होगे, जल्दी जल्दी बताओ और क्या क्या करता है? पानी भी नीचे है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, मतलब वाटर की तरफ ग्रोथ, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और क्या करता है? इट इज ग्रोइंग अवे फ्रॉम द सनलाइट, सनलाइट से दूर की तरफ ग्रो कर रहा है, यानी कि नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, कर रहा है। ऑलराइट, और कुछ याद आता है? अच्छा, जो रूट्स होती है वो कैसी होती है? ग्रीन होती है या नॉन ग्रीन होती है? नॉन ग्रीन होती है, देखने में नॉन ग्रीन है। इसके ऊपर कोई नोड्स नहीं है, कोई इंटरनोड्स नहीं है। ऑलराइट, देयर आर नो नोड्स एंड इंटरनोड्स, नो नोड्स और इंटरनोड्स। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? इतना सबको क्लियर? इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। पीजीआर सिंथेसिस याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अरे ये क्या हो गया? 1 मिनट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये वाला फीचर्स इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ रूट पे। टाइप्स ऑफ रूट डिसाइड होता है एक इंपॉर्टेंट बात से, और वो इंपॉर्टेंट बात है कि रूट डेवलप कहां से हो रही है। सो रूट ऑलवेज डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल, हमेशा रेडिकल से डेवलप होती है रूट। तो अगर रूट रेडिकल से डेवलप हुई है तो वो कहलाएगी प्राइमरी रूट। वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी रूट। तो सपोज
यहाँ पर रेडिकल रहा होगा तो रेडिकल से ये रूट डेवलप हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मान लो ये रेडिकल था, यहां से अगर रूट डेवलप हो गई तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज प्राइमरी रूट, और प्राइमरी रूट से फिर कोई दूसरी रूट निकल आए तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट, और इससे भी कोई रूट निकल आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी रूट। सो प्राइमरी रूट फ्रॉम द रेडिकल, और प्राइमरी रूट जो है उससे अगर कोई पार्ट निकल आए तो वो कहां से, वो क्या कहलाएगी, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट। ऑल राइट, क्लियर। अब आता है एक एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, एक आता है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट का मतलब वो रूट जो रेडिकल के अलावा कहीं से निकली हो। नाउ सी द डिफरेंस, प्राइमरी रूट कहां से निकली है, रेडिकल से, सेकेंडरी और टर्शियरी कहां से निकली है, प्राइमरी रूट से, लेकिन एडवेंटिशियस रूट कौन सी है, जो रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी और पोर्शन से ग्रो हो जाए, यानी कि मान लो स्टेम से अगर रूट निकल आए या स्टेम के बॉटम पोर्शन से अगर रूट निकल आए तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट। सो इट इज व्हेन रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम any other plant part other than radical, मतलब ये रेडिकल से नहीं बनी, प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से निकल आई, ठीक है। ऑल राइट, ये इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं टाइप ऑफ रूट सिस्टम। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रूट सिस्टम, आई होप आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ने की जरूरत है ना, और जिनने पढ़ा है वो मुझे अभी बताएंगे। फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन करो टाइप ऑफ रूट सिस्टम क्या क्या है। सबसे पहला टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज टैप रूट सिस्टम, और दूसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम। नाउ यू नो व्हाट इज टैप रूट सिस्टम एंड व्हाट इज फाइब्रस रूट सिस्टम। देखो टैप रूट सिस्टम क्या होता है, मान लो ये सॉइल है, ठीक, अगर कोई रूट यहाँ पे रेडिकल रही होगी और ये स्टेम रही होगी, है ना, यहां से एक रूट निकली कुछ इस तरीके से, एक रूट स्प्रेड हुई कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये स्टेम है मान लो, तो ये रूट ऐसे निकली और इसमें से फिर कुछ पार्ट्स हमें दिखने लगे ऐसे, ठीक, तो दिस इज टैप रूट, ठीक है। ये सीधे रेडिकल से एक प्राइमरी रूट निकली, फिर उसके बाद टर्शियरी सेकेंडरी रूट दिखने लगी, दिस इज टैप रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम में जो रेडिकल होता है ना, बेटा ध्यान से सुनना, जो रेडिकल होता है वो कर जाता है डीजनरेट, यानी कि खत्म हो जाता है। रेडिकल डीजनरेट हो गया तो फिर अब रूट कहां से निकलेगी, तो जो स्टेम होती है स्टेम के नीचे नीचे से रूट निकल आती है। रेडिकल चला गया, स्टेम के नीचे नीचे से रूट निकल आई, सो बहुत सारी ऐसे बहुत सारे रेशे रेशे जैसे रूट्स दिखने लगते हैं, उसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट, ठीक है। यहां पर स्टेम थी, रेडिकल इसका खत्म, रेडिकल खत्म तो क्या हुआ, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे रूट्स निकल आए। दिस इज हाउ दिस फाइब्रस रूट लुक्स लाइक। ऑल राइट, तो ये है फाइब्रस रूट। अच्छा, अब फाइब्रस रूट और टैप रूट कहां पाया जाता है। सो फाइब्रस रूट आपको देखने को मिलेगा, फाइब्रस रूट आपको देखने को मिलेगा मोनोकॉट्स में, और टैप रूट आपको देखने को मिलता है बेटा डाइकॉट्स में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब प्रॉब्लम ये है, मैम मुझे याद नहीं रहता कि डाइकॉट में कौन सी मिलेगी और ये फाइब्रस रूट कहां मिलेगी, टैप रूट कहां मिलेगी। एक चीज याद रखो, एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद रहेगा, एफएम याद रख लेना। एफएम सुनते हो, एफएम याद रख लेना। फाइब्रस जो है उसमें आपको मोनोकॉट में देखने को मिलता है, फाइब्रस रूट कहां मिलता है, मोनोकॉट में, ठीक है, दूसरा अपने आप याद रहेगा। ऑल राइट, डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रीजन्स ऑफ रूट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, रीजन्स ऑफ रूट क्या क्या होते हैं, ठीक। वैसे तो वो डायग्राम है बट आई विल मेक इट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये जो मान लो सॉइल है, ये आपकी आ गई रूट, ठीक, यहां पर रूट में कुछ ऐसे रेशे रेशे भी दिखते हैं, ठीक, ये रेशे रेशे दिख रहे हैं ऐसे, है ना, रूट सबने देखिए। अब इसमें नीचे की तरफ रूट को देखो, हमेशा मिट्टी में जाना है, ठीक है, मिट्टी में जमीन के अंदर ग्रो करना है रूट को। तो यार ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई नाजुक सा नया सेल बन के टिश्यू बना करके जमीन में ग्रो करेगा तो उसको कुछ प्रोटेक्शन के लिए भी तो चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मिट्टी से वो खराब हो जाएगा,
ठीक है, हार्श एरिया होगा, खराब हो जाएगा। तो नीचे इसके एक कैप होती है जो प्रोटेक्शन करती है इस रूट का, जब ये रूट आगे बढ़े। तो उस कैप को, वो कैप कैसी होती है, थिम्बल शेप की, ऐसी होती है। देयर इज अ कैप लाइक दिस, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट अ रूट कैप। रूट कैप कैसी होती है, फटाफट से यहां पे यही लिख देती हूं। रूट कैप कैसी होती है, थिम्बल शेप की होती है, थिम्बल शेप, इसको थिम्बल शेप कहते हैं जो दिख रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, ये जो रूट कैप होती है इसके सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, लिविंग होते हैं। अब लिविंग सेल्स होते हैं तो ये बनाते हैं गोल्जी बॉडीज, इनके पास होती है बहुत सारी गोल्जी बॉडीज, और बहुत सारी गोल्जी बॉडीज क्या करती हैं, बहुत सारी गोल्जी बॉडीज क्या करती हैं, बहुत सारे अमाउंट में प्रोटीन और लिपिड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, प्रोटीन बनाती हैं और लिपिड बनाती हैं। प्रोटीन और लिपिड बनकर क्या करेगा, जो सॉइल है उसको आगे की तरफ सॉफ्ट करेगा। जैसे ही लिपिड और प्रोटीन रिलीज होगा सॉइल में तो सॉइल क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे ही सॉइल सॉफ्ट होगा तो रूट के लिए आगे बढ़ना इजी हो जाएगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ रूट कैप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूट कैप के ऊपर हम चले, यहां पर भी आपको अपनी एनसीईआरटी में दिख रहा होगा। अच्छा, डोंट फॉरगेट, मैं मेंशन करना भूल गई, लेकिन आप ये भूलिएगा मत कि आप अपनी एनसीईआरटी साथ में लेके बैठे हो। अगर नहीं लेके बैठे हैं तो एनसीईआरटी अभी लेकर आ जाओ, एक पेंसिल लेकर आ जाओ, वहीं पर अपन पढ़ते जाएंगे, मार्क करते जाएंगे। देयर इज नथिंग आउट ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से ही है सब कुछ। तो देखो, रूट कैप हो गई। रूट कैप के ऊपर यहां पर इस एरिया में, इस एरिया को हम कहते हैं जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या करती है, ध्यान से देखो, सेल्स बनाती है, नए सेल्स, कुछ नए सेल्स ऊपर की तरफ बनाती है, कुछ नए सेल्स नीचे की तरफ बनाती है। मेरिस्टम का हमेशा मेरिस्टेमेटिक जहां लिखा हुआ मिल जाए इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। तो कुछ सेल ऊपर की तरफ बन रहे हैं और कुछ सेल नीचे की तरफ बन रहे हैं। जो नीचे की तरफ बनेंगे वो कहां जाते जाएंगे, उसके थिम्बल शेप कैप में जाते जाएंगे। लिविंग टिश्यू है ना, आगे बढ़ता जा रहा है, और ऊपर वाले सेल्स ऊपर जाते जाएंगे। जैसे ही आप जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक से ऊपर आते हो तो यहां पर आपको कुछ बड़े बड़े सेल्स मिलते हैं। इन बड़े सेल्स के अंदर बड़ा सा वैक्यूल होता है, ठीक है, बड़ा सा वैक्यूल होता है। रादर आई शुड मेक अ सेल लाइक दिस, मे बी, है ना, इसके अंदर होता है बड़ा सा वैक्यूल, ठीक। ये बड़े जो एनलार्ज्ड सेल हैं, इस यहां इस पूरे जोन को हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं, ठीक है। ऊपर आता है ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है, इस जोन को हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ मैच्योरेशन। इसे हम कहते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। जोन ऑफ मैच्योरेशन ये कहलाएगा। और इसमें आपको देखने को मिलते हैं रूट हेयर्स, यहीं पे आपको देखने को क्या मिल रहे हैं, रूट हेयर। रूट हेयर जो होते हैं वो हमेशा जब भी ग्रो होते हैं ना, तो प्राइमरी रूट के आउटर सरफेस, यहां पर जो आउटर सेल्स है ना, उनमें से ही निकल कर आते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो रूट हेयर है वो हमेशा कैसी ग्रोथ शो कर रहे हैं, एक्सोजीनियस। दीज आर एक्सोजीनियस इन ओरिजिन, एक्सोजीनस है। क्यों, क्योंकि जो प्राइमरी रूट है उसके बाहरी हिस्से से ही ग्रो कर जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दी जोन्स ऑफ रूट। सबसे पहले रूट कैप, फिर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का जोन, फिर इलोंगेशन का जोन, फिर मैच्योरिटी का जोन, और उसमें से निकलेंगे रूट हेयर। डन। रूट हेयर का काम क्या होगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन। अब रूट्स को मॉडिफाई किया गया 3 काम करने के लिए। पहला था स्टोरेज, दूसरा था सपोर्ट, एंड देन वी हैव ब्रीदिंग रूट, ठीक है। स्टोरेज में आपने कैरेट देखी है, आपने शलजम देखी है, रेडिश देखी है ना, और टर्निप, राइट, शलजम, ये सब देखा है। ये सारी चीजें इतने फ्लफी क्यों हैं, ठीक है, वैसे मोटे मोटे से क्यों दिखते हैं, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ फूड स्टोर्ड इन देम। तो कैरेट जो कोनिकल दिखती है, ठीक है, कैरेट आपको कैसी दिखती है, कोनिकल दिखती है। रेडिश आपको कैसी दिखती है, फ्यूजिफॉर्म। रेडिश का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, फ्यूजिफॉर्म। टर्निप का स्ट्रक्चर कैसा है, नेपिफॉर्म। ये सब हमने देखा हुआ है, खाने की चीजें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको याद करने में। आगे बढ़ेंगे, सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट हम पढ़ चुके हैं। फिर आता है एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो और एस्पैरेगस। अच्छा, जो एडवेंटिशियस रूट है स्वीट पोटैटो, जो एक्चुअली में सपोर्ट वाला काम कर रही है, सॉरी सपोर्ट वाला नहीं, यही वाला स्टोरेज वाला, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आया है, स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि पोटैटो और स्वीट पोटैटो
दोनों ही रूट है या स्टेम है, लेकिन आपको याद रखना है स्वीट पोटैटो इज ऑलवेज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एंड पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, इस बात पर क्वेश्चन आया हुआ है, देयर इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सपोर्ट की। तो सपोर्ट के लिए क्या क्या है भाई, प्रॉप रूट, ठीक है, स्टिल्ट रूट और फिर आता है बटरसिंग रूट। ये सारे के सारे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको देखने को मिलेंगे मेज में, आपको ये देखने को मिलेंगे शुगर केन में। ठीक है, अब आता है ब्रीदिंग रूट। तो ब्रीदिंग रूट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमैटोफोर। न्यूमैटोफोर ब्रीदिंग रूट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो मार्शी एरिया होता है, मार्शी एरिया के अंदर ये तो मान लो लैंड का लेवल है, दिस इज द लेवल ऑफ लैंड, इसके ऊपर बहुत सारा दलदल है, इसके ऊपर बहुत सारा दलदल है, जिसकी वजह से जो सॉइल है उसके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, प्रॉपर एयर नहीं पहुंच पा रही। अब बेचारे यहाँ पर जो प्लांट है उसके रूट क्या करें, तो उसके रूट क्या करते हैं, स्मार्टली, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, बस ये अपना रूट टेढ़ा कर लेते हैं, इनका काम नहीं हो रहा था तो इनने क्या करा, ये लैंड से ऊपर आए और मार्शी एरिया में से ऐसे ऊपर ग्रो कर गए। सो दीज एरिया आर नाउ गोइंग टू ब्रीथ एंड गिव द रिक्वायर्ड एयर टू द प्लांट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये कहाँ देखा जाता है, कैन यू गिव मी द एग्जाम्पल, कैन एनीवन टेल मी द एग्जाम्पल इन द कॉमेंट सेक्शन। ये दिया जाता है राइजोफोरा में। कहाँ मिलता है, राइजोफोरा में मिलता है। ठीक है, डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज स्टेम। स्टेम क्या क्या काम कर रही है, तो अगर हम स्टेम की बात करें, यानी कि स्टेम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो स्टेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले तो काम बताओ क्या होता है स्टेम का, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज जस्ट गोइंग टू कनेक्ट दी लीव्स फ्रॉम दी रूट, कनेक्शन फॉर लीफ एंड रूट। ठीक है, रूट और लीफ का कनेक्शन करवा रही है। ग्रो कहां से होती है, इट ऑलवेज ग्रो फ्रॉम दी प्लूम्यूल, और स्टेम के पास क्या होता है, इट बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स, एक बायोलॉजी के स्टूडेंट को 11th क्लास में जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी बता देती हूं कि मान लो ये तो हो गई रूट। ठीक है, कौन सी रूट दिख रही है, फाइब्रस रूट दिख रही है। ठीक है, अब इसमें यहां पर एक पॉइंट है जहां से आपको लीफ मिल रही है, एक पॉइंट यहां है जहां से मान लो आपको लीफ मिल रही है। सो दिस पॉइंट एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर यू फाइंड अ लीफ कमिंग आउट, इसको हम कहते हैं नोड, और ये भी क्या कहलाएगी फिर, नोड। इन दोनों के बीच का एरिया, रादर आई कैन यूज अ डिफरेंट कलर, इन दोनों के बीच का एरिया, इन दोनों के बीच का एरिया क्या कहलाता है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज इंटरनोड। ठीक है, शूट के टिप पे, स्टेम के टिप पर जो बड आती है उसे हम कहते हैं अपाइकल बड, अपाइकल बड, और लीफ के और शूट के बीच में एग्जैक्टली इस पॉइंट पर अगर बड आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड कहलाती है। ठीक, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बड। बड क्या होता है, बड इज ऑलवेज गोइंग टू हैव द सेल्स व्हिच कैन डिफरेंशिएट एंड व्हिच कैन डिवाइड। ऑलराइट, चलो, दिस इज ऑल अबाउट स्टेम। स्टेम के बारे में हमें और कुछ तो नहीं पढ़ना। अच्छा, स्टेम का काम भी हो गया। कभी कभी फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है स्टेम, कभी कभी फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है। अब देखो, इसका मतलब आपको ये याद रखना है कि ये जो कनेक्शन वाला काम है, इसको छोड़ के अगर ये कोई और काम करने लग जाए तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, वो हमेशा कहलाएगा मॉडिफिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ दी स्टेम। सबसे पहले हमें देखना है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन एंड एरियल मॉडिफिकेशन। जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस समय एनसीईआरटी बुक लेके बैठे हैं उनको ये तो मिल गया होगा कि अंडरग्राउंड स्टेम लिखा है, ये भी मिल गया होगा कि एरियल स्टेम लिखा है, लेकिन मैम कहीं पर सब एरियल मॉडिफिकेशन नहीं लिखा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एरियल मॉडिफिकेशन और सब एरियल मॉडिफिकेशन एक ही हैं, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो वो दोनों अलग अलग हैं।
ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नहीं लिखा है एनसीईआरटी में कोई बात नहीं, याद, लेकिन ये सारी चीजें लिखी हैं, भले ही उसमें सब एरियल हेडिंग नहीं दी है। ऑल राइट, चलो एक एक करके देखते हैं। ट्यूबर यानी कि पोटैटो, मैंने आपसे कहा था स्वीट पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट, जबकि पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। डू नॉट फॉरगेट देयर इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक, ठीक। कॉर्म, कोलोकेशिया उसका एग्जाम्पल है, राइजोम जिंजर और लोटस एग्जाम्पल है, और बल्ब अनियन एंड गार्लिक। सबने देखा है अनियन एंड गार्लिक, वो जो पोर्शन आप उसका फेंक देते हो नीचे, दैट इज द सेम थिंग, ठीक। इसके बाद सब एरियल मॉडिफिकेशन में आता है रनर, ठीक है, रनर, स्टोलॉन, सकर एंड ऑफसेट। रनर का एग्जाम्पल ग्रास है, स्टोलोन का मिंट है, सकर का पाइनएप्पल, ऑफसेट का पिस्टिया। जबकि एरियल मॉडिफिकेशन देखें तो आपको देखने को मिलता है थॉर्म, टेंड्रिल, फाइलोकेड एंड क्लैडोड। अब ये जो फाइलोक्लेड है ये ओपोन्शिया में देखा जाता है, फ्लैट हो जाती है स्टेम, ठीक। टेंड्रिल ग्रेप्स में मिलेगी, थॉर्म आपको सिट्रस में मिलेंगे, दिस इज फॉर द प्रोटेक्शन, और क्लैडोड जो है वो किस में मिलता है, आपको रस्कस में मिलता है। इतनी बात समझ में आ गई, ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ये सब एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स हैं। आगे चलते हैं, लीफ की बात करते हैं। लीफ का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है, फंक्शन क्या होता है लीफ का, बताओ फटाफट से। लीफ का फंक्शन, लीफ जो है उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस करना, ठीक। इसके अलावा अगर कोई और काम करने लगेगी तो क्या कहलाएगी, मॉडिफिकेशन कहलाएगी। लीफ का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, हालांकि डायग्राम आपके मैं यहां पर भी लेकर आई हूं, बट स्टिल अगर हम लीफ का स्ट्रक्चर देखें, सो 1 मिनट, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। सबने देखी है लीफ, लीफ के अंदर बीच में एक मोटा सा रिब जाता है, ठीक है। यहाँ ये वाला, अच्छा मैं मार्क बाद में कर लूंगी। फिर आपने देखा होगा कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, और फिर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ऑल राइट, सबने देखी है ना। दिस इज क्वाइट थिक, दिस इज क्वाइट थिक, दिस इज क्वाइट थिक, दिस इज क्वाइट थिक, ठीक। अब इनका लेबलिंग देखते हैं, ठीक है। लेबलिंग में ऐसा है, ये जो पोर्शन है, ठीक, ये कहलाता है बेस ऑफ लीफ, बेस ऑफ लीफ या फिर लीफ बेस, ठीक। इसके बाद जो स्टॉक होती है ना लीफ की, वो क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज पेटियोल, ठीक, पेटियोल है। और ये जो लीफ का ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हो, सपोज इफ दिस इज अ लीफ, तो ये जो ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज लेमाइना। लेमाइना के अंदर आपको छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, लाइन 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 लाइन, व्हाट इज दैट, बीच वाली जो है उसको हम कहते हैं मिडरिप, मिडरिप। उसके बाद साइडवेज में जो थोड़ी थिक वाली होती हैं, जैसे कि ये और ये, इनको हम कहते हैं वेन्स, और इससे भी थिन है अगर तो वो कहलाती है वेनलेट, ठीक, वो कहलाती है वेनलेट। आपको ये यहां पर भी अच्छे से दिख रहा है, ठीक। अब एक चीज समझो, मान लो ये स्टेम है और यहां पर ये लीफ है, तो स्टेम और लीफ का जो बीच का पोर्शन होता है, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहते हैं एक्सिल। क्या कहते हैं, एक्सिल। और अगर यहां पर आपको कोई बड देखने को मिल जाए, यहां पर आपको कोई बड देखने को मिल जाए, तो उसे हम कहते हैं एक्सिलरी बड। इतनी बात क्लियर, एक्सिलरी बड। इसके अलावा कभी कभी कांटे, मतलब कांटे जैसा भी नहीं, छोटा सा लीफ जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, छोटा सा लीफ जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आपको लीफ के ही पास में। तो आपको लगता है कि ये भी कोई छोटी सी लीफ है, बट एक्चुअली इट इज नॉट लीफ, इट इज स्टिप्यूल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, है ना। आपके एनसीईआरटी में ये सब कुछ दिया हुआ है। आगे बढ़े, नेक्स्ट इज लीफ के टाइप्स। सो व्हाट टाइप्स ऑफ लीफ डू वी हैव, चलिए टाइप्स ऑफ लीफ में आता है एक है सिंपल लीफ, दूसरी है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ, दूसरी है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ आपको ऐसी भी दिख सकती है या फिर ऐसी भी दिख सकती है।
1 मिनट, ऐसी भी दिख सकती है, ठीक। बोथ ऑफ दीज आर सिंपल लीफ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको मैं सिंपल क्यों कह रही हूं, आप देख रहे हो अगर ये मिडरिप को मैं देखूं तो मिडरिप के कंपैरिजन में जो लीफ का लेमाइना है वो कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी उसमें ब्रेकेज नहीं है, ठीक। लेकिन कंपाउंड लीफ दो टाइप की होती है, एक को हम कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड, दूसरे को हम कहते हैं पाल्मेटली कंपाउंड। क्या कहते हैं? पाल्मेटली कंपाउंड, ठीक। पिनेटली कंपाउंड लीफ कैसी दिखती है, जैसे कि आपको कहां देखने को मिलता है, नीम में, ठीक है, नीम में, यानी कि आपको ऐसे छोटी छोटी लीव्स दिखती हैं उसमें, राइट। इसके अंदर ये जो लीफ है ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो गई। मॉडिफाई कैसे हो गई कि ये जो इसका लेमाइना था, यही लेमाइना ब्रेक हो गया है और अंदर की तरफ मुड़ गया है। नाउ दिस इज नॉट एंटायर वन लीफ, ये क्या है, ये पूरी लीफ के छोटे छोटे पार्ट्स है, जिसमें ये जो बीच का पोर्शन है ये कहलाएगा रैकिस। और हमें कैसे पता चलता है कि ये लीफ पूरी है या अधूरी है, ये हमें हमेशा पता चलता है विद द हेल्प ऑफ द बड, विद द हेल्प ऑफ द बड। अभी मैं थर्ड टाइप बता दूं, फिर मैं बड भी बताऊंगी। पाल्मेटली कंपाउंड कैसा होता है, पाल्मेटली कंपाउंड कैसा होता है, पाल्मेटली कंपाउंड में एक ही जगह से लेमाइना जो है वो लेमाइना ब्रेक हुआ और ब्रेक होके एक ही जैसा ग्रूव बना रहा है एक ही पॉइंट पे, दिस, ठीक। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये और ये एक ही लीफ है या फिर उसके लेमाइना उसमें ब्रेक है, बीच में लेमाइना में कुछ पार्टीशंस हो गए। हमें पता चलेगा ये किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ द बड। यानी देखो इस लीफ में बड कहां होगी, यहां पर, इस लीफ में बड का है यहां पर, क्योंकि स्टेम ऐसी रही होगी ना, तो हमेशा स्टेम और लीफ के बीच में रहती है, ठीक है। अब यहां पर कहां रही होगी बड, इधर पे रहेगी, इससे पता चल रहा है कि ये पूरी लीफ है। इस केस में बड कहां रहेगी, यहां रहेगी, इससे पता चल रहा है ये पूरी लीफ है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है वेनेशन। सो देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेनेशन दैट वी हैव, देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेनेशंस दैट वी हैव, ठीक है। वो वेनेशंस क्या क्या है, इट इज द रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, एंड इट इज द पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन कैसा, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, यानी कि ये लीफ है, ये मिडरिप है, ये इसके वेन्स हैं, एंड देन वी हैव स्मॉल वेनलेट्स विद दिस, दिस इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन। लेकिन अगर सारे वेनलेट्स एक दूसरे के पैरेलल हो तो उसे हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। इतनी बात समझ में आ गई, दिस इज पैरेलल वेनेशन एंड दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशंस आपको मिलेंगे मोनोकॉट में, डाइकॉट में आपको मिलेगा रेटिकुलेट वेनेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज व्हाट, 1 मिनट सॉरी, नेक्स्ट इज फाइलोटैक्सी। सो फाइलोटैक्सी जो है ये बेसिकली 3 टाइप की है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी, ठीक। क्या क्या है वो देखो जरा, अगर किसी को ऑलरेडी याद है तो फटाफट से मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। चलो, फाइलोटैक्सी में हमारे पास आता है ऑल्टरनेट, फिर आता है ऑपोजिट, फिर आता है वर्ल्ड। ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी एंड वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। इतनी बात समझ में आई। ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी में ये स्टेम के ऊपर लीफ आपको ऑल्टरनेट फैशन में अरेंज्ड मिलेगी, ये ऑल्टरनेट फैशन में अरेंज्ड है, ठीक। ऑपोजिट में क्या होगा, लीफ एक दूसरे के सामने ही आएगी, एक ही नोड पर, दिस इज ऑपोजिट। एंड व्हाट अबाउट वर्ल्ड, वर्ल्ड में एक ही नोड से बहुत सारी लीव्स आपको ग्रो होती हुई देखने को मिलेंगी, ठीक। सो दिस इज व्हाट, दिस इज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। अब जो ऑल्टरनेट है वो आपको कहां देखने को मिलती है, चाइना रोज में, इट इज सीन इन दी चाइना रोज एग्जाम्पल। ऑपोजिट वन इज सीन इन दी गुआवा,
ये ग्वावा इसका एग्जाम्पल है, और ये कहाँ देखने को मिलेगा, एल्स्टोनिया में। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। आगे बढ़े, नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लीफ के मॉडिफिकेशन अलग अलग फंक्शन के लिए हुए, जैसे कि स्टोरेज का मॉडिफिकेशन आपको अनियन और गार्लिक में देखने को मिलता है, यानी द पोर्शन दैट यू ईट इज व्हाट द मॉडिफाइड लीफ। नेक्स्ट इज टेंड्रिल। टेंड्रिल कहां देखने को मिलती है, पिसम में और पी में, ठीक। स्पाइन्स कहां देखने को मिलते हैं, कैक्टस और ओपेंशिया में। स्पाइन्स जो है एक्चुअली में वो किस तरीके का मॉडिफिकेशन है, इट इज बीन modified for decreasing the transpiration, decreasing the water loss, for decreasing transpiration। क्यों किया जाता है, ट्रांसपिरेशन को डिक्रीज करने के लिए, लीफ में से वाटर लॉस ना हो, ठीक है। और फिर हम किस पे आते हैं, फिर हम आते हैं फाइलो, अरे यार ये 1 मिनट, ओके, ये आते हैं फाइलोड पे। फाइलोड इज सीन इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया और इंसेक्टिवोरस प्लांट दैट इज निपेंथस। निपेंथस सबने पढ़ा है बचपन से, इंसेक्टिवोरस प्लांट जिसे हम कहते हैं वीनस, अच्छा निपेंथस, पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। पिक्चर प्लांट और आता है वीनस फ्लाई ट्रैप। आई एम अगेन टेलिंग यू, अगर आपने एक भी बार ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये रिवीजन आपको टफ लगेगा, बट अगर आपने एक बार चैप्टर डीपली पढ़ा है तो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। और आपको रिवीजन इसी तरीके से करना है, अगर आप पूरा दिन 6-6 घंटे एक ही चैप्टर का रिवीजन करोगे तो बाकी सारा कैसे पढ़ोगे, इट इज द पीक टाइम फॉर यू। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर। Inflorescence is arrangement of the flower. Arrangement of the flower on stem with respect to stem. All right. अच्छा, हो सकता है मैं इसका डायग्राम ऑलरेडी लाई हूं। हाँ, सी, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में क्या डिफरेंस दिख रहा है, इससे पहले, हाँ, क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये जो पिंक वाला पोर्शन है ना, दिस इज द फ्लावर, ठीक है, दिस इज द फ्लावर, रिमेंबर दैट, ये पिंक वाला पोर्शन इज द फ्लावर। जल्दी से स्पॉट करो, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन दिस, व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू फाइंड इन बोथ ऑफ दीज डायग्राम्स। एक ये और एक ये, बताओ जल्दी से क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। डिफरेंस कुछ ऐसा है, इट इज आई थिंक रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ द फ्लावर एज वेल एज रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ द फ्लावर, है ना, यंग कौन सा है और ओल्ड फ्लावर कौन सा है। इज इट दैट, सबको यही दिख रहा है। अगर आप इसमें देखोगे तो शूट आगे बढ़ता जा रहा है, शूट विल ग्रो अपवर्ड्स, और फ्लावर जो है वो इस तरीके से आएंगे, जिसमें से दिस इज द ओल्ड फ्लावर एंड दिस इज द न्यू फ्लावर। ऐसे जब शूट आगे की तरफ ग्रो होता जाए और फ्लावर साइड में आए, उसमें से भी नीचे वाले पुराने हो, ऊपर वाले नए आते जाएं, ऐसे अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर क्या कहलाता है, रेसिमोज। और ये वाला जहां पर जो शूट है उसके टिप पर ही फ्लावर आ गया, तो अब नए फ्लावर कहाँ आएंगे, साइड में आएंगे, राइट। तो ये क्या कहलाता है, रेसिमोज, और ये कहलाता है साइमोज। दिस इज साइमोज इनफ्लोरेसेंस। अब अगर आपको याद नहीं रहता तो आप कुछ ऐसे याद रख सकते हो, जहां पर शूट पे फ्लावर नहीं आएगा, शूट आगे की तरफ रेस करता जाएगा, वो रेसिमोज। जहां पर शूट पे फ्लावर आ जाए और वो सीज हो जाए, वो साइमोज। जो रेस करेगी शूट वो रेसिमोज, और जो सीज हो जाएगी वो साइमोज। तो ये हो गया आपके फ्लावर्स का अरेंजमेंट। आगे बढ़े, नेक्स्ट इज फ्लावर इटसेल्फ, ठीक। तो अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में बेसिकली पार्ट्स बहुत सारे हैं, एक बार एक डायग्राम तो बनता है, राइट। तो हमारे पास कुछ ऐसा होता है फ्लावर में, ठीक। स्टॉक ऑफ द फ्लावर, स्वोलन पोर्शन इज व्हाट, थैलेमस। इसके ऊपर आपको देखने को मिलती है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर, समझ गए, ठीक। साथ में आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक।
और फिर आपको देखने मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इस तरीके के ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, ठीक। तो इसे हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। सो दीज आर दी पेटल्स। और फिर आपको कभी कभी ग्रीन कलर के कुछ पेटल्स यहां पर भी देखने को मिलते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लावर। आओ फटाफट से मार्क कर लेते हैं। तो कौन कौन सा पोर्शन हमें मार्क करना है, देखो हमें ये वाला पोर्शन पता होना चाहिए, फिर हमें ये वाला पोर्शन पता होना चाहिए, व्हाट आर दीज ग्रीन सेपल्स, व्हाट आर दीज कलर्ड सेपल्स, एंड व्हाट इज दिस ऑरेंज पोर्शन, एंड देन व्हाट इज दिस पोर्शन, ठीक। चलिए तो फटाफट से इसकी लेबलिंग कर लेंगे। ये वाला पोर्शन कौन है, गाइनोशियम, कार्पल बोलते हैं, तो कार्पल कहलाती है, लेकिन इसका जो वर्ल है वो कहलाएगा गाइनोशियम, डिनोट करते हो जी से। ये वाला जो येलो से बनाया है ये कौन सा पोर्शन है, दिस इज दी स्टेमन, स्टेमन वर्ल कहलाता है एंड्रोशियम, डिनोट करते हो ए से। ये जो पिंक वाला पोर्शन है, दिस पिंक पोर्शन इज व्हाट, इट इज दी पेटल्स, इट इज दी पेटल्स, इसका वर्ल कहलाता है कोरोला, कोरोला, और आप इसे डिनोट कैसे करते हो, सी से, ठीक है। फिर आता है ये ग्रीन वाली लीव्स, ग्रीन वाली लीव्स को हम कहते हैं सेपल्स, इसका वर्ल कहलाता है कैलिक्स, और डिनोट करते हो आप के से। द स्वोलन पोर्शन एट द बेस इज द थैलेमस, स्वोलन पोर्शन एट द बेस इज द थैलेमस, और नीचे की तरफ ये क्या है, द स्टॉक इज कॉल्ड एज पेडिसिल। स्टॉक क्या है, इट इज दी पेडिसिल। ऑल राइट, कोई परेशानी इतने में। नाउ व्हाट आर दी वर्ल्स दैट यू सी इन अ फ्लावर, चार वर्ल्स देखने को मिलते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक। कैलिक्स जो है वो आउटर मोस्ट वर्ल है, कोरोला भी आउटर मोस्ट है, लेकिन इससे अच्छा है कि हम इसमें क्या बात करें, इससे अच्छा है कि हम इसमें बात करें कि कैलिक्स और कोरोला जो है ये नॉन एसेंशियल वर्ल है, इनका कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है। सो दीज आर नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल वर्ल, रिप्रोडक्शन में कोई हिस्सा नहीं लेंगे, जबकि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो है ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं एसेंशियल वर्ल्स। ये है एसेंशियल वर्ल, वर्ल यानी कि ग्रुप। जिस फ्लावर में एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है वो कहलाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, वो कहलाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब यहां से ध्यान देना शुरू करना, एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे आप डिनोट करते हो ऐसे, और गाइनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे आप डिनोट करते हो ऐसे, सॉरी जिसे आप डिनोट करते हो ऐसे, ठीक। और अगर एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। बाइसेक्सुअल को डिनोट करने के लिए सिंबल इज दिस, ठीक है। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूं, है ना, तो ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा हो गई है। स्ट्रक्चर यू ऑलरेडी नो। सिमेट्री ऑफ द फ्लावर, दो तरह की सिमेट्री होती है, दो भी नहीं तीन तरह की सिमेट्री होती है फ्लावर में। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन अ फ्लावर। क्या है वो सिमेट्री, सो इट इज रेडियल सिमेट्री, एक तो आपको देखने को मिलती है रेडियल सिमेट्री, दूसरी आपको देखने को मिलती है बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, एंड द थर्ड वन इज एसिमेट्री, ठीक। नाउ रेडियल सिमेट्री आपको जिस फ्लावर में दिखे उस फ्लावर को आप क्या कहते हो, उस फ्लावर को आप कहते हो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, उसको आप कहते हो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक। सिंबल होता है, देखो सिंबल क्या होता है ऐसा, ठीक। बाइलेटरल सिमेट्री जिसमें देखने को मिलती है उसको आप कहते हो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक। और सिंबल होता है ये, ठीक है। एसिमेट्री आपको कौन से फ्लावर में देखने को मिलती है, एसिमेट्री आपको देखने को मिलती है
कैना में, कैना इज द एग्जांपल फॉर एसिमेट्रिक फ्लावर। रेडियल सिमेट्री याद नहीं रहती है कि कौन सी एसिमेट्रिक है कौन सी जाइगोमेट्रिक है, एक बार बता दे रही हूं, हमेशा याद रहेगी। देखो हमेशा एक्टिंग करने से क्या बनता है आजकल, जो हर कोई बना रहा है आजकल, हर कोई क्या बनाता है एक्टिंग कर करके, रील बनाता है। आजकल हर कोई एक्टिंग कर करके रील बनाता है, चाहे अच्छी एक्टिंग हो चाहे बुरी एक्टिंग हो। मेरे एक पहचान में है, वो इतना बुरा डांस करती हैं, लेकिन वो उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छी रील बना रही है। आपकी पहचान में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, चाहे खराब एक्टिंग करो चाहे अच्छी एक्टिंग करो, रील बन जाती है। तो एक्टिंग से बनती है रील, तो एक्टिनोमॉर्फिक इज रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक इज रेडियल सिमेट्री। एग्जाम्पल याद कराऊं, बहुत अच्छी एक्टिंग किसने करी, बहुत अच्छी एक्टिंग करी मेरे लिए दीपिका पादुकोण ने। दीपिका पादुकोण मुझे बहुत पसंद है ना, उन्होंने करी बहुत अच्छी एक्टिंग। कौन सी मूवी में, दीवानी मस्तानी, राइट। तो इनकी मूवी थी दीवानी मस्तानी, और उस मूवी में ये क्या कर रही थी, उस मूवी में ये क्या कर रही थी, शी इज ऑल अबाउट द लव एंड चिल इन दी मूवी, है ना। बहुत सारा लव और बहुत सारा चिल देखने को मिला दीपिका पादुकोण में, तो ये हो गया लव एंड चिल, है ना, बढ़िया बात हो गई। इसका एग्जाम्पल देखो, दीवानी मस्तानी, तो दीवानी से धतूरा, मस्तानी से मस्टर्ड, लव से लिली और चिल से चिली। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल सिमेट्री वाले फ्लावर्स के। इतनी बात समझ में आ गई। बायलिटरल सिमेट्री का अपने आप याद रहेगा, सिंबल ये है, इसका ये है। हमेशा अगर ऐसी कोई चीज है तो एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद रहेगा। अब जो चीज एक्सेप्शनल है, जो याद नहीं रहती, वो हो जाती है फिर एसिमेट्री। तो एसिमेट्री को कैसे याद करें, एसिमेट्री में यार कोई सिमेट्री नहीं है तो उसको बोलो तू चलना, तो उसको बोलो तू चलना, तो उसका एग्जाम्पल है कैना। ऑलराइट, आगे बढ़े, नेक्स्ट we will move on to the next types of flower on the basis of number of floral appendages. floral appendages 3 भी हो सकते हैं, 3 के वर्ल में, या फिर 4 के वर्ल में, या फिर 5 के वर्ल में। तो अगर ये 3 के वर्ल में हुए, या ये 4 के वर्ल में हुए, या ये 5 के वर्ल में हुए, तो क्या कहलाएंगे, 3 हुए तो कहलाएंगे टेट्रामेरस, 4 हुए सॉरी ट्राइमेरस, है ना, 3 हुए तो कहलाएंगे ट्राइमेरस, 4 हुए तो कहलाएंगे टेट्रामेरस, 5 हुए तो कहलाएंगे पेंटामेरस। कितने वर्ल हैं, 3 है, 4 है, 5 है। ट्राइमेरस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ फ्लावर होगा। टेट्रामेरस में कैसा होगा, 1 2 3 एंड 4, 4 के वर्ल्स होंगे। पेंटामेरस में 1 2 3 4 एंड 5, ऐसा कुछ फ्लावर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट जो है वो एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर है एट द एंड। मान लो ये आपका थैलेमस हो गया, है ना, ये आपकी ओवरी, स्टिग्मा, अरे व्हाट, हाँ, ये आपका स्टिग्मा, इसके ऊपर बहुत ही खराब स्टिग्मा बन गया है। हाँ चलो भैया, ये थैलेमस हो गया, ठीक, ये हो गई स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक, ये हो गया आपका स्टेमन्स, और ये हो गई आपकी पेटल सेपल्स। कभी कभी एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको इसके पास देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट के बेसिस पर फ्लावर हो सकता है, अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है, इफ द ब्रैक्ट इज प्रेजेंट तो वो कहलाएगा ब्रैक्टिएट। इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, इफ इट इज एब्सेंट तो कहलाएगा ई ब्रैक्टिएट। ये मैंने क्यों बताया, मैं चाहती तो कहीं छोटे से में बता सकती थी, अलग से क्यों बताया। ब्रैक्टिएट का सिंबल बी बनाओगे फ्लोरल फॉर्मूला में, अच्छा वो नहीं लगेगा, बी बनाओगे फ्लोरल फॉर्मूला में, और ई ब्रैक्टिएट का EBR बनाओगे। इतनी बात क्लियर, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आता है
टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी विद रिस्पेक्ट टू कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इन सब में जो आपको देखना है बेसिकली इट इज द पोजीशन ऑफ द ओवरी। अगर पोजीशन ऑफ द ओवरी कुछ ऐसी है कि सारी चीजें, ओवरी ऊपर है, ओवरी कैसी है, ऊपर, ओवरी के नीचे से सारे वर्ल्स आ रहे हैं तो उसे बोलेंगे हाइपोगाइनस। ओवरी के लेवल से सारे वर्ल्स आ रहे हैं तो उसे बोलेंगे पेरीगाइनस। और ओवरी के ऊपर से अगर आ रहे हैं, ओवरी पूरी नीचे रह गई, ये ओवरी पूरी नीचे रह गई, ओवरी के ऊपर से अगर पूरे वर्ल्स आ रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज एपीगाइनस फ्लावर। ये आपको कैसे याद रखना है कि अगर ओवरी जो है वो ऊपर है, बाकी सारी चीजें नीचे है तो हाइपोगाइनस, साथ साथ में है तो क्या कहलाएगा, पेरीगाइनस, और ओवरी नीचे चली गई, बाकी सब ऊपर चला गया तो क्या कहलाएगा, एपीगाइनस। इतनी बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी विद रिस्पेक्ट टू कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अपन इसे ऐसा करते हैं कि हटा ही देते हैं, वरना फिर क्या होगा कि मैं आपको भेजूंगी नोट्स तो आपको लगेगा कि ये खाली क्यों है ना। Okay, so this is done. Let's move on to the parts of the flower. Parts of the flower भी मैंने आपको बता दिए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। आई थिंक उन्हें हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, है ना। तो चलो कैलिक्स, कोरोला को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स का क्या काम है, what does the calyx do? Calyx always protects the flower in bud stage. Protect फ्लावर इन बड स्टेज, जब बड था ना फ्लावर तब ये प्रोटेक्ट कर रहा था। कैलिक्स का जो सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट क्या कहलाता है, सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एज सेपल। सेपल, कैलिक्स को आप डिनोट कैसे करते हो, के से, ठीक, के से डिनोट करोगे सिंगल यूनिट सेपल। अगर सेपल्स आपस में फ्यूज्ड हैं तो क्या कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज गेमोसेपलस। और अगर सेपल सारी की सारी फ्री हैं, इफ सेपल्स आर फ्री, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज पॉलीसेपलस। गेमो का मतलब हमेशा फ्यूज्ड ही होता है। गेमो स्टैंड्स फॉर एक्चुअली द मैरिज बिटवीन टू पीपल वेयर दे बोथ कंबाइन। तो उस कॉम्बिनेशन को पता नहीं यहाँ क्यों यूज कर लिया है, सो इट इज कॉल्ड एज गेमोसेपलस इफ द सेपल्स आर फ्यूज्ड एंड फ्री अगर है तो पॉलीसेपलस कहलाएगा। के से डिनोट करोगे। दैट इज ऑल यू वांट टू लर्न अबाउट द कैलिक्स। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोला की, ठीक है। कोरोला, कोरोला को आप डिनोट करते हो, व्हाट डू यू डिनोट इट विद, सी से, ठीक। और ये क्या होता है, कलर्ड, कलर्ड होता है ना, ब्राइटली कलर्ड। क्या काम करता है, अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है ताकि पॉलिनेशन हो सके। और अगर ये सारे के सारे, अच्छा सिंगल यूनिट क्या कहलाएगा, सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एज पेटल। अगर सारे पेटल्स फ्यूज्ड हैं, अगर पेटल्स फ्यूज्ड हैं तो कहलाएगा गेमोपेटलस। अगर ये जो पेटल्स हैं ये फ्री हैं तो कहलाएगा पॉलीपेटलस, ठीक है, गेमोपेटलस या फिर कहलाएगा पॉलीपेटलस। और एक बात इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, अगर आपकी कभी भी सेपल्स और पेटल्स आपस में फ्यूज हो जाएं, सेपल्स और पेटल्स आपस में फ्यूज हो जाएं तो वो दोनों मिलके कहलाती हैं टेपल्स। और टेपल्स का जो वर्ल है वो वर्ल क्या कहलाता है, पेरियांथ। दैट वर्ल्ड इज कॉल्ड एज पेरियांथ। पी से डिनोट करोगे, ठीक है। दिस इज डन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स विथ सेपल्स, यानी कि सेपल्स आपस में किस तरीके से अरेंज्ड है, ठीक है, या फिर पेटल्स विथ पेटल्स, पेटल्स विथ पेटल्स, पेटल्स आपस में एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज्ड है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है ये वाला जो आपको दिख रहा है,
ठीक है, इसको कहते हैं वेलवेट। वेलवेट में क्या होता है कि सेपल्स और पेटल्स के मार्जिन्स ओवरलैप नहीं करते, एंड टू एंड रहते हैं, दे विल नेवर ओवरलैप। ठीक है, सेपल्स और पेटल्स के मार्जिन्स कभी ओवरलैप नहीं करेंगे। देखो ये एंड टू एंड कनेक्टेड है। ठीक, अगर सारे एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं तो हम कहते हैं आप ओवरलैप कर रहे हो। ओवरलैप कर रहे हो तो आप ट्विस्टेड हो। आप अगर ओवरलैप कर रहे हो तो आप ट्विस्टेड हो। अगर आपको ट्विस्टेड नहीं याद रहता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो ट्विस्टेड वाले में और इम्ब्रिकेट वाले में, तो ट्विस्टेड कैसा होता है, किसी चीज को घुमा देना इज ट्विस्टेड। तो एक दूसरे के पीछे पीछे जो आ रही है वो ट्विस्टेड, और जो बचा रह जाएगा वो इम्ब्रिकेट हो जाएगा। तो इम्ब्रिकेट ये वाला है, मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में बना के बता रही हूँ। एंड दूसरा हमारे पास है वैक्सिलरी। तो देखो सबसे पहले वेलवेट में तो हमें कुछ नहीं समझना, एंड टू एंड है, मार्जिन से मार्जिन है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। अगर एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग है ऑल्टरनेटली तो क्या कहलाएगा, ट्विस्टेड। इम्ब्रिकेट बता देती हूं और वैक्सिलरी बता देती हूं। इम्ब्रिकेट में क्या होगा, अरे चलो, इम्ब्रिकेट में क्या होगा, इम्ब्रिकेट में एक जो सेपल या पेटल है वो बाहर रहेगी, एक पूरी अंदर रहेगी, और तीन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। एक पूरी बाहर, फिर तीन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी और एक पूरी अंदर रहेगी। दिस इज व्हाट हैपेंस इन इम्ब्रिकेट। और फिर आता है आपका वैक्सिलरी। तो वैक्सिलरी में क्या होता है, एक बड़ा पेटल ये है, वो ओवरलैप करेगा दो छोटे पेटल को, वो भी ओवरलैप करेगा दो छोटे पेटल को, और नीचे वाली दोनों पेटल आपस में फ्यूज रहेंगी। बड़ा वाला जो पेटल है वो कहलाता है स्टैंडर्ड, नीचे के दो क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज विंग, और सबसे नीचे के दो कील। ठीक, दिस इज इंपॉर्टेंट, वैक्सिलरी, विंग एंड कील। ऑलराइट, तो इसको अगर आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, 1 एक बड़ा पेटल प्लस 2 दो छोटे पेटल दैट इज विंग, प्लस 2 एक दो सबसे छोटे पेटल दैट इज कील। लेकिन कील आपस में फ्यूज्ड हैं, तो हमेशा फ्यूज्ड अगर आपको दिखाना है तो फ्यूज्ड के लिए आप ऐसे ब्रैकेट लगा देते हो, फ्यूज्ड के लिए आप ब्रैकेट लगाते हो, एडहेशन के लिए फ्लोरल फॉर्मूला में आप ऊपर ऐसे लगा देते हो। ठीक है, तो यहां पर ये फ्यूज है ना, तो दो को फ्यूज दिखा दिया। ठीक है, वेलवेट का एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड का एग्जाम्पल चाइना रोज, इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल गुलमोहर, वैक्सिलरी का एग्जाम्पल फेबेसी। डन, ऑल राइट, आगे बढ़े, नोट करना है तो नोट कर लो। नेक्स्ट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है वो क्या आपको दिखाता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इट शोज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक, कैसा दिखता है, इसमें ये ऐसा दिखता है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, फिलामेंट, और ऊपर क्या है, एंथर। एंथर हमेशा बाइलोब्ड होता है, एक लोब ये, एक लोब ये। ठीक है, इट इज ऑलवेज बाइलोब्ड। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं स्टेमन। अब ये दो चीजें आपको शो करता है, एक होती है कोहेशन और दूसरी होती है एडहेशन। एक होती है कोहेशन और दूसरी होती है एडहेशन। ये थोड़ा खराब लग रहा है, इसको अपन ऐसे कर देते हैं, एडहेशन। डोंट वरी, मैं आपको ये नोट्स दे दूंगी। कहां पर दूंगी, टेलीग्राम पर। ठीक है, यू विल गेट दिस नोट ऑन दी टेलीग्राम। तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल तो अभी जाकर ज्वाइन कर लो। जो भी लेक्चर्स आपके होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबके नोट्स आपको वहां पर मिल जाते हैं। कोहेशन में हम देखते हैं एडल्फस। अडल्फस क्या होता है, अडल्फस का मतलब होता है एंथर जो है वो फ्री है, फिलामेंट जो है वो फ्यूज्ड है। यानी कि सारे फिलामेंट ऐसे हो गए, बहुत सारे फिलामेंट ऐसे आ गए, और सबके एंथर ऐसे हैं अलग अलग। इस सिचुएशन को हम कहते हैं अडल्फस। तो ये जो है ये दो के ग्रुप में हुए, अगर दो गुच्छे हुए ऐसे, मान लो ऐसे ही एक और हो गया। ठीक है, तो इन सबके भी फ्यूज्ड है और इन सबके भी फ्यूज्ड हैं। दो गुच्छे हुए तो कहलाएगा डायअडल्फस, एक ही हुआ तो मोनोएडल्फस, और दो से ज्यादा हुए तो पॉलीएडल्फस। अब आते हैं एडहेशन पे। एडहेशन में आपको अगर स्टेमन और पेटल फ्यूज मिल जाए, कभी कभी होता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, स्टेमन जो है वो सुंदर सुंदर ब्राइट कलर पेटल के साथ फ्यूज है, तो उसको बोलेंगे एपीपेटलस। और अगर ये सेपल्स के और सेपल्स नहीं,
टेपल्स के साथ फ्यूज है, यानी कि पेटल और सेपल फ्यूज करके टेपल बनाता है, टेपल के साथ अब एंड्रोशियम फ्यूज हो गया, यानी कि पेरियांथ के साथ अगर स्टेमन फ्यूज हो गया तो वो कहलाएगा एपीफाइलस। नोट कर लो इसे फटाफट। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसको हम बेसिकली बोलते हैं कार्पल। कार्पल अगर एक है तो कहलाएगी मोनोकार्पिलरी। तो क्या हो जाएगा फ्लावर, क्या हो जाएगा, मोनोकार्पिलरी। अगर एक से ज्यादा है, ठीक है, एक से ज्यादा है तो मल्टी कार्पिलरी। मोर देन वन विल बी कॉल्ड एज मल्टी कार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी। ठीक, स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक, ये जो अपर पोर्शन है, दिस इज अपर पोर्शन इज कॉल्ड एज स्टिग्मा विच इज स्टिकी, जहां पर पोलन ग्रेन लैंड करेगा। ये जो है ये है स्टाइल जो कनेक्ट करती है स्टिग्मा को नीचे स्वोलन बेस से। स्वोलन बेस जो है ये कहलाती है ओवरी। सोलन बेस क्या कहलाती है, ओवरी। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल बनता है, और जो खाली जगह है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है लॉक्यूल। इतनी बात समझ में आई। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। नोट करना है, नोट कर लो, ठीक है। वैसे नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का मतलब होता है, देखो ये जो ओवरी है ना, ओवरी में ये जो ओव्यूल है ये किस तरीके से ओवरी के अंदर रखा हुआ है। जिस पॉइंट पर ओव्यूल अटैच रहता है ओवरी से उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के साथ ओव्यूल कैसे अटैच है उसे हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन के ये टाइप्स हैं। अगर इस तरीके से ऑल्टरनेट अरेंज है, ठीक है, मतलब ये एक लाइन थी, यहाँ ऑल्टरनेट ओव्यूल ऐसे था, ऐसे था, ठीक, लेकिन जो इसका लॉक्यूल था ना वो ऐसे घूम गया, ठीक है, खाली जगह जो थी वो ऐसे घूम गई, तो ये क्या हो गई, ये हो गई मार्जिनल। मार्जिनल आपको किस में मिलती है, पी में मिलती है, ठीक है। इसके बाद सेकंड आता है एक्सिल। एक्सिल में क्या होता है, एक्सिल का प्लेसेंटा देखो कौन सा वाला है, एक्सिल का प्लेसेंटा है ये वाला, ठीक, और ओव्यूल कौन से हैं, दिस इज दी ओव्यूल, दिस इज दी ओव्यूल एंड दिस इज दी ओव्यूल, ये सारे ओव्यूल्स हैं। तो फिर ये खाली जगह क्या है, दिस इज कॉल्ड एज लोक्यूल, दिस इज दी लोक्यूल। ये कौन सा प्लेसेंटेशन है, इट इज दी एक्साइल, ठीक। नेक्स्ट आता है पेराइटल। पेराइटल में पेरीफेरी की तरफ ओव्यूल्स अरेंज्ड हैं, ये याद रखना। अगर याद नहीं रहता है तो इसे ऐसे याद कर लो ट्रिक बना के कि पेराइटल में पेरीफेरी की तरफ ओव्यूल अटैच्ड है, ठीक है, पेरीफेरी की तरफ ओव्यूल अटैच्ड है। तो ये देखो ये पेरीफेरी की तरफ ओव्यूल अटैच हो गया, यानी कि इसका प्लेसेंटा कहां गया, प्लेसेंटा शॉर्टन हो गया, वहीं का वहीं रह गया, और ये बीच में जो जगह दिख रही है दिस इज दी लोक्यूल। नेक्स्ट अपन आते हैं फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में ये है, ठीक है। फ्री सेंट्रल में क्या होता है, जब आप इसको देखोगे ना, ये तो हमने इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में कट कर लिया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कैसा दिखेगा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में ये ऐसा दिखेगा, ये ओव्यूल दिखेंगे। और जब हम इसको बीच से कट कर दें ऐसे, तो फिर कौन सा सेक्शन दिखेगा, फिर ये वाला सेक्शन दिखेगा, ठीक। तो बीच में ही आपको बस दिख रहे हैं, प्लेसेंटा ये है, इसका प्लेसेंटा कहाँ है, यहाँ पर, और ये वाला पोर्शन क्या है, दिस पोर्शन इज दी लोक्यूल। सिमिलरली बेसल। बेसल आपको समझ में नहीं आता, आपके एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम दिया है। बेसल कैसा होता है, देखो ध्यान से समझो, ये है ओवरी, ये ओवरी है, ठीक, इसके अंदर ओव्यूल कैसा अटैच है, इस तरीके से अटैच है, तो इसको हम कहते हैं बेसल। इस पे मत जाओ, ये वाले पे ध्यान दो, दिस इज कॉल्ड एज बेसल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, फिर से बता दे रही हूं, ये जो है ये ओव्यूल है, खाली जगह लॉक्यूल है, जहां अटैच है वो प्लेसेंटा, ठीक है। डन, आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट इज फ्लावर। तो फ्लावर में ये जो हमने अभी फ्लावर बोल रही हूँ, जो हमने अभी वो देखा था, क्या देखा था, एस्टिवेशन, है ना, उसके एग्जाम्पल्स रह गए थे, तो उसके एग्जाम्पल्स देख लो। एक्सिल कहाँ देखा जाता है, सोलेनेसी में, लिलिएसी में और चाइना रोज में, है ना। क्या बोल रही हूँ, एस्टिवेशन क्यों बोल रही हूँ, प्लेसेंटेशन। इतनी देर पढ़ा के पूरा दिमाग में, है ना। तो चलो भैया, एक्सिल में एग्जाम्पल सोलेनेसी, लिलिएसी और चाइना रोज,
ठीक है। इसके बाद मार्जिनल आपको कहां मिलता है, पूरी फेबेसी फैमिली का कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। पेराइटल आपको मिलता है मस्टर्ड और कुकुम्बर में, फ्री सेंट्रल आपको मिलता है डायंथस में, और बेसल आपको मिलता है सनफ्लावर में। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, एग्जाम्पल्स हो गए, ये सारे एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल हैं। अब हम आते हैं फ्रूट पर। तो फ्रूट की कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रूट कब बनता है भाई, फ्रूट बनता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनेगा। और फ्रूट बेसिकली क्या है, पकी हुई यानी कि राइपन्ड ओवरी है बेटा। क्या है, राइपन्ड ओवरी। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि ओवरी के अलावा किसी पार्ट से क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है लेकिन फिर वो सच्चा नहीं कहलाता, वो कहलाता है फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो देखो जब फ्रूट बनता है तो वो ओवरी से बनता है, ओवरी स्वेल अप हो जाती है, राइपन अप हो जाती है, दैट फॉर्म्स अ फ्रूट, उसे हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट। और हमने कहा कि एक हमेशा कैसे बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बनना चाहिए, तो ये कहलाएगा ट्रू फ्रूट। अगर ओवरी से नहीं बना तो ये कहलाएगा फॉल्स फ्रूट, अगर फर्टिलाइजेशन के बिना बना तो ये कहलाएगा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट में आपको देखने को मिलता है बेटा पेरिकार्प। ठीक है, यही वो पॉइंट है जहां पर आप कंफ्यूज होते हो, तो ध्यान से सुनना। ट्रू फ्रूट में आपको मिलता है पेरिकार्प। पेरिकार्प के 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, इसके 3 डिविजन्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। पहला जो है वो कहलाएगा, अरे 1 मिनट, पहला जो है वो कहलाएगा पेरिकार्प, पेरिकार्प। दूसरा कहलाएगा मीजोकार्प और तीसरा कहलाएगा एंडोकार्प। एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए। ये क्या है, क्या है ये, दिस इज अ मैंगो। ठीक है, और मैंगो में यहाँ पर बीच में आपको गुठली मिलती है। ठीक है, तो मैंगो का जो आउटर कवर है ना बेटा, मैंगो का जो आउटर कवर है ना, वो है पेरिकार्प। ठीक, जो आप खा रहे हो बहुत अच्छा पोर्शन, वो क्या है, जो जूसी पोर्शन है, व्हाट इज दैट, दैट इज मीजोकार्प। आप मीजोकार्प खा रहे हो बेटा मैंगो का। ठीक है, लेकिन ये जो है, जो मैंगो के अंदर की गुठली है, वो बहुत हार्ड वाला स्ट्रक्चर, दैट इज नथिंग बट दी एंडोकार्प। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको क्या समझ लेते हैं कि वही उसका सीड है, बट एंडोकार्प के भी अंदर सीड रखा होगा। उसको बजा के देखोगे ना, जब वो सूख जाएगी तो आपको उसके अंदर सीड समझ में आता है। नाउ वी कम टू फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट होता है विच इज नॉट फॉर्म्ड बाय द ओवरी, नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरी। अच्छा, अगर ओवरी से नहीं बनेगा तो फिर कहां से बनेगा ये फ्रूट, कौन से पार्ट से बनेगा, जल्दी बताओ। ओवरी से नहीं बन रहा फ्रूट, तो फिर कौन से पार्ट से बन सकता है, फिर ये बन सकता है फ्रॉम थैलेमस। इस पर भी क्वेश्चन आता है, फिर ये बन सकता है थैलेमस से। अब हम आते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक वो फ्रूट होता है जो बिना फर्टिलाइजेशन के बना हो, सो इट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, formed without fertilization, बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन गया। ठीक है, एग्जाम्पल में आते हैं ग्रेप्स और बनाना। तो इसमें आपको सीड्स भी देखने को नहीं मिलते, सो दे आर गोइंग टू बी सीडलेस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर सीड कैसे बनेगा, है ना, सीड भी नहीं बन सकता। ऑलराइट, फटाफट से इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट करो फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ड्रूप। एनसीईआरटी में फ्रूट जो दिया है दैट इज ड्रूप। ड्रूप मतलब क्या, ड्रूप में एनसीईआरटी ने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। वो 2 एग्जाम्पल क्या है, एक है आपका मैंगो और दूसरा है कोकोनट। इस सीजन में दोनों बड़े फेमस है ना। तो एक है मैंगो जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूं, और दूसरा है कोकोनट। ठीक है, कोकोनट में क्या होता है, कोकोनट में भी आपको वो तीनों चीजें मिल रही हैं बेटा। कौन सी तीनों चीजें, पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि इसके अंदर जो इसका ग्रीन, कोकोनट का जो ग्रीन वाला और जो ब्राउन वाला वो जो पोर्शन होता है, कॉयर वाला जो पोर्शन होता है, वो कैसा है, वो फाइबरस है। ठीक है, उसी में आपको क्या मिल गया, पेरिकार्प, आउटर, है ना,
उसी में आपको मिल गया पेरिकार्प। लेकिन यहां पर चीज बदल जाती है। देखो मैंगो के अंदर जो एडिबल पोर्शन था ना बेटा, जो हम खा रहे थे, वो कौन था? वो था मीजोकार्प, वो था मीजोकार्प। लेकिन बेटा कोकोनट में ऐसा नहीं है। कोकोनट में एडिबल पोर्शन कौन सा होता है? कोकोनट में एडिबल पोर्शन होता है हमारा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, endosperm which was formed by the triple fusion, which was formed by the triple fusion. अगर आप 12th के स्टूडेंट हो, अगर आप ड्रॉपर हो, तो आप चीज को रिलेट कर पाओगे। अगर आप 11th के स्टूडेंट हो और आपने मुझसे पढ़ा होगा तो आप रिलेट कर पाओगे, या फिर आपने अगर अच्छे से रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर पढ़ा होगा तो भी आप कर लोगे। ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूजन होता है जिसकी प्लॉइडी कैसी होती है? 3n। यहाँ पे जो हम खा रहे हैं वो ट्रिप्लॉइड है, हैप्लॉइड भी नहीं, डिप्लॉइड भी नहीं, इट इज गोइंग टू बी ट्रिप्लॉइड। एंडोस्पर्म, बड़ा सारा न्यूट्रिशन है उसके अंदर, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका, और जो हार्ड पोर्शन है वो भी चला गया, है ना। तो ये मैं हटा देती हूँ अब, दिस इज नथिंग। ठीक है, दिस इज नथिंग। आपको इतनी ही बात याद रखनी है, मैंने आपको सिर्फ एक्सक्लूसिवली वही चीजें कराई हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाया सब कुछ है बट फोकस मेनली उन्हीं चीजों पे किया है। तो ये इतनी बातें अगर आपने याद रख ली तो आपका ड्रूप फ्रूट का काम हो जाएगा। अच्छा एक और चीज बता देती हूँ, ड्रूप फ्रूट हमेशा, ये गलत हो गया ये हटा देते हैं अपन। ठीक है, ड्रूप फ्रूट जो होता है ना बेटा, आप देखो एनसीईआरटी में पढ़ो अभी फटाफट से, आपको एनसीईआरटी में एक लाइन मिलेगी जो ड्रूप फ्रूट के बारे में कहती है कि वो हमेशा स्टोनी हार्ड होता है। ड्रूप फ्रूट इज ऑलवेज, यहां लिख देती हूँ, ड्रूप फ्रूट इज ऑलवेज स्टोनी हार्ड बेटा, स्टोनी हार्ड। आपको इसमें भी स्टोनी हार्ड स्ट्रक्चर मिलेगा और इसके अंदर भी जो इसकी गुठली है वो स्टोनी हार्ड मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीड की तरफ आते हैं। तो सीड में क्या क्या होता है? सीड में हमें दो चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है? मोनोकॉटिलिडनस और डाइकॉटिलिडनस। लेकिन सीड बना कैसे? हाउ वाज द सीड फॉर्म्ड? तो बेसिकली सीड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द राइपन्ड ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल से ही सीड बना है, राइपन्ड ओव्यूल से। अब हमें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दो टाइप के सीड पढ़ने हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें दो टाइप के सीड पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना है मोनोकॉट के बारे में, दूसरा हमें पढ़ना है डाइकॉट के बारे में। ठीक, डाइकॉट वाला बता देती हूँ, आगे मोनोकॉट वाला समझाऊंगी। डाइकॉट वाले में एक होती है ऐसी एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक, और दो होते हैं कॉटिलेडन इस तरीके से। कॉटिलेडन में भी होती हैं दो लेयर इस तरीके से। बात समझ गए? फटाफट से तो फिर लेबलिंग कर दो अगर समझदार हो तो, है ना। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, जो ऊपर है, ये शूट बनाएगा, ये कहलाता है प्लूम्यूल। ठीक, ये जो दोनों लेयर है, बाहर वाली कहलाती है टेस्टा। ये इतना गुद क्यों रहा है मुझसे? हाँ, ये कहलाती है टेस्टा। अंदर वाली कहलाती है टेगमेन। ठीक, सीड में। इसके बाद ये वाली जो लेयर है ये क्या है? दिस इज रेडिकल, जहां से रूट डेवलप होगा। ठीक है, और ये दोनों क्या है? बोथ ऑफ देम आर कॉटिलिडन्स। ठीक, अगर आप चने को देखोगे तो चना जो है वो आपको कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा चना लगभग कुछ ऐसा दिखता है। वहां पर आपको एक ओपनिंग दिखती है, वो ओपनिंग कहलाती है हाइलम। वो कहलाती है हाइलम। हाइला हाइला हुआ हुआ वाला हाइलम। ठीक है, हाइलम कहलाती है। हाइलम क्या होता है? हाइलम होता है स्कार, धब्बे जो किसी के जाने के बाद छूट जाते हैं दिल के ऊपर, वो वाला हाइलम, स्कार। स्कार, ठीक है, हाइलम इज स्कार। अब आता है हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल इज दिस पोर्शन बेटा, दिस पोर्शन इज व्हाट? हाइपोकोटाइल। और ये वाला पोर्शन कहलाता है एपिकोटाइल। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकॉट।
अगर हम मोनोकॉट के स्ट्रक्चर पे चलें तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये मोनोकॉटिलिडनस स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें ऊपर आपको ये जो बहुत बड़ा सारा, एक तो पहले ये शील्ड शेप है, कैसा है ये शील्ड शेप, ऐसा नहीं, ये तो शील्ड नहीं है, ऐसा है शील्ड जैसा, ठीक। इसमें ये ऊपर का जो पोर्शन है दिस इज एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, और इस सीड के अराउंड ना जो इसकी वॉल है उसके अंदर एक लेयर है, और वो कौन सी लेयर है, एलिरोने लेयर, यानी कि वो है प्रोटीनेशियस लेयर। तो ये आपको आपके एनसीईआरटी में मार्क भी दिख रही होगी, एलिरोने लेयर दैट इज द प्रोटीनेशियस लेयर। इसके बाद जो प्लूम्यूल और रेडिकल है, अच्छा इसमें क्या हुआ ना कि दोनों के दोनों कॉटिलेडन ना ऐसे आ गए, ठीक है, इसने कवर कर लिया है, ऊपर एक कॉटिलेडन है, नीचे ये वाला, ये पूरा एक कॉटिलेडन है। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर आपको प्लूम्यूल दिख रहा है, ये प्लूम्यूल है और ये रेडिकल है। तो प्लूम्यूल के ऊपर जो उसको शील्ड किया हुआ है वो कहलाता है कोलियोप्टाइल, और जो रेडिकल को शील्ड किए हुए है वो कहलाता है कोलियोराइजा। अगर याद नहीं रहता तो प्लूम्यूल को कवर करने वाला कोलियोप्टाइल इन दी डायग्राम, डायग्राम से देखना है, और रेडिकल को कवर करने वाला क्या कहलाता है, कोलियोराइजा, राइजा। आर प्लूम्यूल और कोलियोप्टाइल में दोनों में एल है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मोनोकॉट का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे, परेशान मत हो, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। फ्लोरल फॉर्मूला भैया, फ्लोरल फॉर्मूला वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, बताती चली हूँ मैं बीच बीच में, एक बार और रिवाइज करवा दे रही हूँ। कैलिक्स से चालू करते हैं। अच्छा, कैलिक्स को आप डिनोट करोगे के से, याद नहीं रहता तो इसमें एक्स है इसलिए के का ये है, ठीक है। कोरोला आता है, कोरोला को आप डिनोट करोगे सी से, एंड्रोशियम को आप डिनोट करोगे ए से, गाइनोशियम को आप डिनोट करोगे जी से। अब इसमें भी वो था ना हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, तो अगर सुपीरियर ओवरी है, अगर ओवरी सुपीरियर है तो जी को एक स्टेज पे खड़ा कर दो भाई, तुम ऊपर हो, ठीक। अगर इंफीरियर ओवरी है तो जी को, जी के ऊपर स्टेज लगा दो, ठीक है, ये हो गई। इसके बाद आता है सिमेट्री, तो सिमेट्री पे एक्टिंग रील, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री, तो वहां पे भी बताया था एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री के लिए कौन सा सिंबल, ये वाला, ठीक। जाइगोमॉर्फिक के लिए कौन सा वाला, जाइगोमॉर्फिक के लिए परसेंटेज साइन ऐसा वाला, ठीक। इसके बाद अगर फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो आप उसको क्या लिखोगे, सिंपल वी, और अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है तो आप क्या लिखोगे, ई ब्रैक्टेड, EBR, ठीक है। इसके बाद अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो आप क्या साइन बनाओगे, मेल और फीमेल का कंबाइन, ठीक। अगर यूनिसेक्सुअल है, उसमें भी फीमेल है, तो फीमेल फ्लावर के लिए आप साइन बनाओगे ये वाला, और अगर मेल है तो आप साइन बनाओगे ये वाला, ठीक। अगर फ्यूजन दिखता है तो आप साइन कौन सा बनाओगे, ब्रैकेट लगा दोगे, और अगर आपको कोहेशन दिखता है या एडहेशन दिखता है, सॉरी एडहेशन दिखता है तो आप क्या करोगे, ऐसा साइन लगा दोगे, ठीक। जैसे मान लो ये गाइनोशियम, एंड्रोशियम, इन पे ऐसा कर दो, ठीक है। गाइनोशियम मान लो 5 है और फ्यूज्ड है तो इसको ऐसा कर दो, ठीक है, बात समझ में आ गई। दिस इज ऑल अबाउट फ्लोरल फॉर्मूला। अगेन आई एम सेइंग, अगर आपने एक चैप्टर एक भी बार नहीं पढ़ा है तो थोड़ा मुश्किल होगी, है ना, डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, हम रिविजन कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं दैट इज 2024 में, वो परेशान ना हो, उनको डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा। अभी हम वो 1 महीने फोकस कर रहे हैं 2023 वालों पे। देखो बेटा, उनका बहुत क्रूशियल टाइम है, इतना सेल्फिश नहीं होने का, है ना। चलो आगे बढ़े। अब ये 3 फैमिलीज जिनके बारे में आपको पढ़ना है, अगर आपको फैमिलीज का नाम याद नहीं रहता तो सबसे पहले नंबर पर आती है, फर्स्ट नंबर पर F से फेबिएसी,
लास्ट नंबर पर एल से लिलिएसी और बीच में सोलनेसी। 10 फीचर्स जो पूरी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहां इस टेबल में लिखे हुए हैं। अब अगर अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, पूरा रिवाइज कर लिया और अपने को सारी चीजें याद है, तो ये टेबल आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। 10 चीजों में आपको क्या क्या पढ़ना है? 10 चीजों में आपको पढ़ना है इन्फ्लोरेसेंस कौन सा है, कैलिक्स कैसा है, कोरोला कैसा है, एंड्रोशियम कैसा है, गाइनोशियम कैसा है, इसके बाद फ्रूट कैसा बनेगा, सीड कैसा बनेगा, फ्लोरल फॉर्मूला क्या होगा, बस ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो देखो इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, फेबेसी में हो चाहे सोलनेसी हो चाहे लिलिएसी हो, फेबेसी में रेसिमोस पैटर्न है जहां पर शूट रेस कर रहा था, फ्लावर साइडवर्ड्स आ रहे थे, जबकि सोलनेसी और लिलिएसी में साइमोस पैटर्न है। अब याद आ गया होगा। दूसरा फ्लावर, फ्लावर बाइसेक्सुअल है तभी ये साइन है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तीनों में। ठीक, इसके बाद परसेंटेज का साइन यानी कि जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है। पेंटामेरस यानी कि वर्ल्स कितने हैं? 5 है। अब यहां पर ये सिमेट्री कौन सी है? दिस इज एक्टिंग करने वाली, रील बनाने वाली रेडियल सिमेट्री। और पेंटामेरस यानी कि कितने वर्ल्स हैं? 5 वर्ल्स हैं। यहां पर बाइसेक्सुअल, दिस इज रेडियल सिमेट्री एंड दिस इज ट्राइमेरस यानी कि 3 वर्ल्स हैं। नेक्स्ट आता है केलिक्स कैसा है? वेलवेट पैटर्न, वेलवेट पैटर्न एंड टू एंड है ना, मार्जिन से मार्जिन, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। और कोरोला में कैसा है? वैक्सिलरी, वैक्सिलरी कैसा था? एक बड़ा स्टैंडर्ड, 2 छोटे विंग्स और 2 उससे भी छोटे कील, वो भी फ्यूज्ड। ऑलराइट, तो इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसमें जो कोरोला है यानी कि सी है वो कैसा है? 1 + 2 और 2 आपस में फ्यूज। ठीक है, बाकी दोनों वेलवेट शो करेंगे। एंड्रोशियम कैसा है? डायअडल्फस यानी कि 2 गुच्छे हैं, एक गुच्छे में 9 है और एक में एक ही स्टेमन है। जहां 9 है वो 9 के 9 फ्यूज्ड है। ये भी डायअडल्फस, ये भी डायअडल्फस। गाइनोशियम कैसा है? सुपीरियर ओवरी, तो साइन कैसा होगा? ऐसा। साइन कैसा होगा? ऐसा। साइन कैसा होगा? ऐसा। ठीक है, फिर आता है फ्रूट कैसा होगा? तो लेग्यूम और पॉड देखा जाता है फेबेसी में, बेरी मिलेगी सोलनेसी में, लिलिएसी में मिलेगा कैप्सूल। जबकि सीड कैसा है? नॉन एंडोस्पर्मिक, कोई एंडोस्पर्म नहीं, एंडोस्पर्म खत्म हो गया किसमें? फेबिएसी में। एंडोस्पर्म बचा के रखा है किसने? सोलनेसी ने। और एंडोस्पर्म बचा के रखा है किसने? लिलिएसी ने। तो इसको भी आपको ऐसे याद करना है। ठीक है, इसके बाद फ्लोरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, बट मैं फ्लोरल फॉर्मूला पे और फ्लोरल डायग्राम पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपको ये फीचर्स याद रह गए तो आपको याद रह जाएगा, पर मेरा दिल नहीं मान रहा है तो बता देती हूँ। फ्लोरल फॉर्मूला देखो बेटा, BR लिखा है मतलब सोलनेसी कैसा होता है? ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट प्रेजेंट है। इसके बाद परसेंटेज का साइन मतलब जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री मतलब बायलेटरल सिमेट्री। फिर आता है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर, मेल फीमेल स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट। केलिक्स 5 है और 5 के बाद ब्रैकेट लगाए मतलब कि फ्यूज्ड है। और कोरोला कैसा है? 1 + 2 + 2, 2 फ्यूज्ड। स्टैंडर्ड विंग और कील, कील में दोनों फ्यूज्ड। उसके बाद आता है एंड्रोशियम, 9 + 1, 9 फ्यूज है, +1 यानी कि एक अकेला है। फिर आता है गाइनोशियम विच इज सुपीरियर और एक ही कार्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं किस पे? सोलनेसी। सोलनेसी में ई ब्रैक्टिएट फ्लावर है, इसीलिए EBR लिखा है। साइन जो है वो रेडियल सिमेट्री का दिख रहा है आपको। बाइसेक्सुअल है, K5 आपस में फ्यूज है इसलिए ब्रैकेट लगा है। कोरोला 5 आपस में फ्यूज है। पेंटामेरस फ्लावर है ना, तो बेटा सारे 5 होंगे। एंड्रोशियम भी 5 है। ठीक, गाइनोशियम जरूर 2 है, और जो कोरोला और एंड्रोशियम है उनमें एडेशन है, इसीलिए ऊपर एक ऐसे छतरी बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लिलिएसी पे। लिलिएसी में क्या हुआ? ब्रैक्टिएट फ्लावर है तो BR लिखा है। रेडियल सिमेट्री, बाइसेक्सुअल फ्लावर, पेरियांथ है इसमें, यानी कि टेपल्स हैं, सेपल्स और पेटल्स फ्यूज होके, तो पेरियांथ जो है वो फ्यूज है। एंड्रोशियम फ्यूज नहीं है, वो जुड़ा हुआ है, एडेशन कर रहा है किसके साथ? एंड्रोशियम के साथ, तो ऊपर एक छतरी लगी है। और पेरियांथ 3 + 3 के ग्रुप में है, तो अपन ने बोला था ट्राइमेरस है तो 3 होगा। एंड्रोशियम 3 + 3 क्योंकि ट्राइमेरस फ्लावर है, और गाइनोशियम भी 3, लेकिन सुपीरियर ओवरी है तो नीचे एक स्टेज लगा दिया है गाइनोशियम यानी G के, और फ्यूज दिखा दिया है ब्रैकेट से। दैट्स ऑल अबाउट दी फ्लोरल फॉर्मूला। ऑलराइट, डन। यहां पर हमने आपका पूरा चैप्टर कर लिया है रिवाइज। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, सबके साथ शेयर करो। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, फटाफट से ज्वाइन कर लेना। और सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलती रहेगी, तो ज्वाइन जरूर कर लेना। अच्छी अच्छी सारी पढ़ाई करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।